हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अपन फिर से स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का लेक्चर्स। अब तक अपन ने जो कर लिया था अनसोल्ड नंबर 4 SHM में कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में। अब अपन स्टार्ट करते हैं अनसोल्ड नंबर 5। अब जो ये क्वेश्चन आने वाले हैं 5, 6, 7, ये काफ़ी दिमाग कंज्यूमिंग पेपर है, दिमाग बहुत खाएंगे ये। सही नहीं, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा आपको करने में, पर तब भी करते हैं अपन, देखिएगा। तो क्या क्वेश्चन है, एक कण विराम अवस्था से त्वरण k² के अधीन एक नियत बिंदु की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो आपको एक बात तो पता लग गई कि भैया एक नियत बिंदु वही होता है, वो पॉइंट फिक्स किसी पॉइंट A से चलना प्रारंभ करता है। कितने त्वरण के अधीन चलता है? k² के अधीन इसकी ओर चलता है। ठीक है, x नो डाउट आपको पता है, किसी अगर ये P पॉइंट की बात करी जाए तो इस P पॉइंट पर क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी x, नो डाउट। ठीक है, अच्छा, t समय पश्चात दूसरा कण उसी बिंदु से उसी त्वरण के अधीन उसी प्रकार चलना प्रारंभ करता है। तो पहला कण चलता गया इस तरीके से, t समय चल लिया, दूसरा कण अपन ने फिर छोड़ा। ठीक है, अब ये कण जब इधर आकर के उसी प्रकार छोड़ा है तो भैया एक कण पहले इधर जाएगा, ये फिर वापस इधर आएगा, ये वाला कण इधर से पहुंचेगा, दोनों एक जगह टक्कर जाएंगे, दोनों एक जगह क्या हो जाएंगे, टक्कर आ जाएंगे। प्रूव क्या करना है कि कण आपस में पहले कण की गति करने के, पहले कण जो गति करेगा उसके गति करने के इतने समय पश्चात टकराएंगे। तो देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं, क्वेश्चन में थोड़ा आप इस तरीके से समझे, बट आप थोड़ा अच्छे से ये समझिएगा। पहला कण आपने यहां से छोड़ा, चलता जा रहा है भाई, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इधर जाएगा, फिर वापस आ रहा होगा। मान लिया मैंने यहां पर आकर के, यहां पर आके ये एक दूसरे से टकरा गए, ये जब वापस ऐसे आया और उतने बाद फिर ये कण छोड़ा गया, ये कण पहुंच करके दोनों कहां मिल गए, x1 डिस्टेंस पर मिल गए। दोनों कहां टकरा गए, इस A1 पॉइंट पर टकरा गए। ठीक है, ये तो मैंने मान लिया। अच्छा, अब क्या किया, प्रथम कण की गति की समीकरण, प्रथम कण की गति की समीकरण, गति की समीकरण लिख दो भैया। त्वरण की बात कर रहा है तो d2x/dt², ये त्वरण किसके बराबर होगा, k² के बराबर। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि x के घटने की दिशा में लगता है। कहां लगता है, x के घटने की दिशा में। ये तो सर SHM की समीकरण है। किसकी समीकरण है ये, SHM की समीकरण है। कंपेयर किया तो यहां पर म्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, k² के बराबर। म्यू इक्वल टू k² के बराबर होगी। इट्स सॉल्यूशन, इसका हल आप जानते हो, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है, याद है ना आपको, x = a cos √μ × t। ठीक है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, x = a cos √μ की जगह k × t, दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। ये SHM है, कंपेयर कर लिया k², तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, k का √μ का मान रख दिया, दैट्स द k। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला कण छोड़ा, चलता गया, चलता गया, चलता गया, वापस आ रहा है। पहला कण जब t समय चल लिया, उसके पश्चात फिर t1 समय दूसरा कण छोड़ा है, दूसरा कण ने समय ले लिया t1। तो मैंने मान लिया जो पहले कण के कितना समय मोशन कर गया, t + t1 समय। तो एक तो t समय ये, अब जब उसने छोड़ा तो t1 समय में ये इधर और ये वाला इधर, तो पहले कण ने गति कितनी करी, t + t1 समय। दूसरे पार्टिकल ने गति कितने समय करी, t1 समय। तो मैंने माना क्या मान लिया, द्वितीय कण, सेकंड पार्टिकल, द्वितीय कण जो है, सही है ना, द्वितीय कण है के प्रारंभ होने के कितने समय पश्चात, t1 समय पश्चात
दोनों कण पार्टिकल किस पॉइंट पर टकरा गए? A1 पॉइंट पर टकरा गए। A1 पॉइंट पर टकरा गए, टक्कर होगी भाई इनकी, ठीक है ना। कहां पर टक्कर हुई? जब पहला पार्टिकल के सेकंड पार्टिकल चला ना T1 समय पश्चात, मतलब सेकंड पार्टिकल ने T1 समय दूरी तय करी और उसने, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात डेट इज, क्या बोल सकते हो आप? ये बोल सकते हो कि प्रथम कण ने, फर्स्ट पार्टिकल ने कितने समय मोशन करी? T+T1 समय मोशन करी, तथा सेकंड पार्टिकल, द्वितीय कण ने, सेकंड पार्टिकल ने कितने समय मोशन करी? बताओ जरा। T1 समय गति करी, तब एक से प्रथम कण के लिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए x की जगह कौन आ जाएगा? x1 आ जाएगा। x से डिस्टेंस कितनी है? x1 है वो पॉइंट से। a एज इट इज cos k, समय कितना आएगा? T+T1, ये नंबर 2, ठीक है ना। क्यों आया ये नंबर 2? क्योंकि बात किसकी चल रही है? सेकंड पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल की चल रही है। तथा द्वितीय के लिए, तथा सेकंड पार्टिकल के लिए, ठीक है नहीं। सेकंड पार्टिकल के लिए x की जगह कौन आएगा? सर x1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड पार्टिकल भी यहीं पर है, ओ से डिस्टेंस x1 है। तो a cos के टाइम कितना ले गया? T1, ये नंबर कितना हो गया? T, ठीक है। 2 व 3 x1 है, दोनों को बराबर रख दीजिएगा। दोनों को क्या रख दीजिएगा? बराबर रख दीजिएगा। देखो एक बार इसे, क्या बोलोगे आप? यहां से मैं बोलूंगा, यहां से 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से दोनों सेम है, तो a cos KT1 इज इक्वल टू a cos KT प्लस KT1। a से a गायब हो जाएगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप cos से cos यहीं गायब कर देते हो, cos से cos मतलब हटा देते हो, तो कितना आ जाएगा? KT1 इज इक्वल टू KT प्लस KT1। तो KT1 कट जाएगा, मतलब T बराबर कितना हो गया? 0। T बराबर 0 क्या है? कि फर्स्ट पार्टिकल ने गति करी नहीं, पहला पार्टिकल T समय गति करा ही नहीं, उससे पहले ही आपने छोड़ दिया। T बराबर 0 आ रहा है, मतलब पहला पार्टिकल T समय गति करा ही नहीं भाई, T समय गति करा ही नहीं। T बराबर 0, पहला पार्टिकल चला ही नहीं, दूसरा पार्टिकल छोड़ने की बात ही मत करो, पहला पार्टिकल ही नहीं चला। तो भाई ये केस नहीं हो सकता, cos से cos नहीं कटेगा यहां पर। तो फिर क्या केस होगा? दोबारा सुनो एक बार, cos से cos काट दोगे तो T का मान 0 आ जाएगा। T का मान 0 हो गया, फर्स्ट पार्टिकल ही नहीं चला, तो वापस आते टाइम टकराएंगे कहां? नहीं टकराएंगे। तो भैया ये केस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे अपन? तो ऐसा काम करेंगे, देखो ये केस नहीं हो सकता, तो ये वाला तो हो सकता है ना। कौन सा वाला हो सकता है? ये केस डिस्कस कर लीजिए। cos 2π माइनस KT1 इज इक्वल टू cos KT प्लस में KT1, बिल्कुल सही है। cos 2π माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये केस नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो cos से cos हट जाएगा इस वाली बार, तो कितना आ जाएगा? 2π माइनस में KT1 इज इक्वल टू KT प्लस में KT1। तो KT1 उधर पहुंच गया, KT इधर आ गया, तो कितना आ गया? 2KT1 इज इक्वल टू 2π माइनस KT। तो 2k से डिवाइड मार दो, सो T1 का मान कितना आ गया? पाई बाई k, माइनस में k से k कट गया और T/2 आ गया। लो भाई, पहले कण के T1 समय पश्चात, दूसरा कण जब छोड़ा ना T1 समय लिया, T1 समय पश्चात ये A1 पर टकरा जाएंगे। लेकिन समय जो सवाल में पूछा है वो सेकंड पार्टिकल से नहीं पूछा, किससे पूछा है? फर्स्ट पार्टिकल से पूछा है। लेकिन फर्स्ट पार्टिकल से कितने समय पश्चात टकरा गए? तो फर्स्ट पार्टिकल से देखो कैसे टकरा, पहले तो पहला पार्टिकल T समय चला,
फिर t1 समय चला, तो फर्स्ट पार्टिकल के कितने समय पश्चात टकरा गए? t प्लस t1 समय पश्चात। मैं बोलूंगा प्रथम पार्टिकल के फर्स्ट पार्टिकल के चलने के t प्लस t1 समय पश्चात इतने समय बाद दोनों कण टकराते हैं। अतः रिक्वायर्ड जो टाइम होगा, जो कुल समय लगेगा, वो t प्लस t1 आएगा। क्यों आएगा t प्लस t1? क्योंकि टाइम पूछा है सेकंड पार्टिकल से। किससे पूछा है? सेकंड पार्टिकल से, फर्स्ट पार्टिकल से पूछा है। तो फर्स्ट पार्टिकल पहले t चला, फिर t1 चला, तभी तो टकराया। तो t प्लस t1, तो t प्लस t1 का मान π/2 माइनस t/2, π/k, सॉरी, दैट्स द π/k माइनस t/2, सो π/k प्लस t/2। ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो थी इस क्वेश्चन की खास बात। एक खास बात यह है कि यहां पर जो टाइम का मान दे रखा है, t का मान 2π/k से छोटा दे रखा है। ये सिर्फ समझने के लिए, आपका कहीं भी यूज नहीं हुआ। समझने का मतलब क्या है? t क्या है? ये क्या है? आवर्तकाल है, 2π/k। म्यू का मान, टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/√μ, और √μ का मान कितना आया था? k आया था। अगर ये आवर्तकाल से छोटा होना चाहिए समय का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट पार्टिकल आपने छोड़ दिया भाई, छोड़ते छोड़ते यहां पर आ गया, समय ले रहा है t समय ले गया। और मान लो कि अगर t और आवर्तकाल दोनों सेम हो जाएं, t बराबर 2π हो गया, तो पहला पार्टिकल छोड़ा आपने, फर्स्ट पार्टिकल एक चक्कर लगा करके ए पॉइंट पर वापस आ गया, सेकंड पार्टिकल छोड़ा ही नहीं, आवर्तकाल के बराबर है ना, तो t बराबर 2π/k। तो पहला पार्टिकल भैया आप छोड़ ही नहीं रहे हो सेकंड को, समझ रहे हो कि नहीं है? सेकंड को आप छोड़ ही नहीं रहे हो, पहला पार्टिकल चल रहा है भाई, चल रहा है, और इसका आवर्तकाल समय t के बराबर है। तो चलता चलता ये तो यहीं आ गया, आवर्तकाल से बराबर समय है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो उसी पॉइंट पर आकर आपने सेकंड छोड़ा ही नहीं। तो इस बात का मतलब क्या है? तो ये है कि आवर्तकाल से कम होना चाहिए। आवर्तकाल से मतलब ये हो कि फर्स्ट पार्टिकल छोड़ा, ये वापस नहीं आना चाहिए यहां तक। तो जब वापस नहीं आना चाहिए तभी तो टकराएंगे, तभी तो टकराएंगे। तो एक छोटी सी चीज दे रखी है कि भैया t इज लेस देन 2π/k। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग देखिएगा। जस्ट 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुकिए बस ना, मिटा देता हूं। एक थोड़ा यार इधर वर्क रहता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनसोल्ड नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है नहीं भैया, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक कण OAB में SHM कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप OAB, इसमें भैया SHM कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, OAB। अब दूसरी बात सुनिए, ये नहीं बोला O फिक्स पॉइंट है, सवाल में ये नहीं बोला O फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट तो अपन डिसाइड करेंगे। ये बोला है कि OAB में एक SHM कर रहा है, ठीक है भैया। A तथा B में रेस्ट पोजीशन में है, यहां पर वेलोसिटी का मान 0 और यहां पर वेलोसिटी का मान 0, रेस्ट पोजीशन एट A एंड B। O से दूरी दे रखी है, O से भैया ये दूरी दे रखी है A, और O से जो ये डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? B डिस्टेंस दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, A और B की डिस्टेंस। उसका वेग v है जब वह इन दोनों के मिड पॉइंट में होता है। तो इसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया O डैश। जब ये इसके मिड में होता है तो यहां वेलोसिटी कितनी है? v, दैट्स वेलोसिटी इज v एट मिड O, एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? v है। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा, पूछा क्या है? टाइम पीरियड। पूछा क्या है? टाइम पीरियड। क्या पूछा है? टाइम पीरियड। अच्छा, क्वेश्चन में ये कभी नहीं दे रखा, पढ़ लीजिए आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को कि O इसका फिक्स पॉइंट है। O से सिर्फ दूरी नाप दी गई है,
क्वेश्चन में घुमा दिया गया है, ये बी और ए दे दिया बस। हकीकत में एसएचएम होती कहां है? एसएचएम होती है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए उन पॉइंट के बीच में। ये कंसेप्ट आप याद रखना कि एसएचएम किन पॉइंटों के बीच में होती है? जहां पर डिस्टेंस जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब होता है ए पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल चलता चलता ओ पॉइंट पर, फिर उसके बाद ए डैश पर जाता, तो यहां वेलोसिटी जीरो होती थी। तो मोशन किसके बीच में होती थी? ए और ए डैश के मिड में। एसएचएम हमेशा उन बिंदुओं के मिड में होती है। किन बिंदुओं के मिड में होती है? उन बिंदुओं के मिड में होती है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो। तो आप बोलोगे गुरुजी वेलोसिटी ए और ए के मध्य में जीरो हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? चूंकि मोशन ए तथा बी के मिड में है, मिड में होती है, ऐसे नहीं, लैंग्वेज नहीं बन रही। यहां मोशन कौन सी? एस एच एम, सरल आवर्त गति की जो मोशन है ए और बी के मध्य में होती है। क्यों होती है ऐसी? क्योंकि ए तथा बी पर वेग का मान कितना है? जीरो है। तो भैया मोशन भूल जाओ इसे, बस आप एसएचएम याद रखो कहां से मिड में हो रही है? ए और बी के मिड में हो रही है। तो पता है ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? बी माइनस ए। अरे बिल्कुल सही है। अब पता है ए और ये ए पॉइंट हो गया, ये ए डैश पॉइंट हो गया, तो इसका आयाम कितना हो गया? बी माइनस ए बाई टू। सोच के देखो, ये ए पॉइंट हो गया, ये ए डैश पॉइंट हो गया, तो आयाम यही तो होता था, माध्य मिड पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सर इसका आयाम आ गया, एसएचएम का आयाम आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? किसी समय टी पर मिड पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? मिड पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है। तो किसी समय पी पर मान लीजिए यहां से डिस्टेंस एक्स है, तो किसी पी पॉइंट पर वेग, पी पॉइंट पर वेग, अरे नहीं पता फॉर्मूला, अब मैं इसे भूल जाऊंगा। डिस्टेंस कहां से नापूंगा? ओ डैश से। अरे ओ का क्या काम था? बस भैया आपको आयाम बताया था उन्हें कि आयाम इसका b माइनस ए बाई टू है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है। पी पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर म्यू आयाम एल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भैया। नंबर 1, आयाम का मान एल्फा का मान दे रखा है सवाल में, डेट इंप्लाइज v स्क्वायर बराबर म्यू, एल्फा का मान सरकार ने बहुत घुमा के दिया है, b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये नंबर कितना दे दो भैया? 2 नंबर। मिड पॉइंट पर वेलोसिटी v दे रखी है एट ओ डैश पर गुरुदेव x का मान 0 हो जाता है और वेलोसिटी v का मान v ही दे रखा है सरकार ने। देन बाई टू v की जगह तो v ही रखो, अंडर रूड सॉरी म्यू b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर और x की जगह 0। इसका मतलब गुरुदेव v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4। v चाहिए होगा तो गुरुदेव रूट काट लो, अंडर रूट म्यू b माइनस ए बाई टू टेकिंग एज नंबर 3। मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए कैपिटल टी। क्या होता है? 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, और अंडर रूट म्यू का मान 3 से निकाल के रख दो। अंडर रूट म्यू का मान 3 से निकाल के रख दो, तो इसका मतलब t बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू। तो देखो 2v, अंडर रूट म्यू का मान है तो अंडर रूट क्यों लगा रहे हो? कितना आ गया? 2v। नीचे कितना आ जाएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू 2 से 2 कटा पाई b माइनस ए बाई वी। यही आंसर है, यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में कितना घुमाया कि पहले ओ से डिस्टेंस देकर के उसने आयाम बता दिया। तुझे कैसे पता लगा आयाम ये आया? क्योंकि गुरुदेव एसएचएम उन पॉइंट के मिड में होगी जहां पर वेलोसिटी 0। इस पॉइंट को पकड़ के रखो, एसएचएम किन पॉइंटों के मिड में होगी? जहां पर वेलोसिटी की कितनी वैल्यू आए? 0।
एक और क्वेश्चन आएगा, आप याद रखना, जिन पॉइंटों के बीच में वेलोसिटी 0 SHM उनके मिड में होगी। अब अपन स्टार्ट करेंगे अनसोल्ड नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड नंबर 7, वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिटाता हूं मैं इसे, वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मिटाता हूं मैं, देखिएगा आप लोग। देखो भाई, यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अनसोल्ड नंबर 7 लगा लेना, जितने इंपोर्टेंट लगा सकते हो। अनसोल्ड नंबर 7 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। SHM में भैया ये क्वेश्चन बहुत बिकता है, बहुत आता है, बट सिंपल भी है। एक कण सरलावर्त गति में गतिमान है, दे दिया भैया, SHM कर रहा है। एक सिरे मतलब एंड पॉइंट से यह पाया गया कि लगातार 3 सेकंड में, लगातार 3 सेकंड में इसकी केंद्र से दूरियां x1, x2 और x3 हैं। प्रदर्शित कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल 2π/θ होगा, जहां थीटा का मान ऐसे दिया जाएगा। क्वेश्चन मैं समझाता हूं, देखिएगा। ये O पॉइंट है, O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, इसके SHM और ये आयाम होगा A, यहां t का मान 0 है। और गुरुजी जब ये इधर जा रहा है ना, एक सिरे से A से O की ओर जा रहा है, केंद्र की ओर, यही तो होता है सेंटर, जिसे दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्र, सेंटर। जब इधर जा रहा है A से चलता चलता, जब यह 1 सेकंड ले लेता है, कितना सेकंड ले लेता है, 1 सेकंड का टाइम ले लेता है, तो यहां पर दूरी कितनी होती है उसकी, x1। A1 पॉइंट पर आ जाता है और केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है सरकार ने, x1। फिर अगले सेकंड में यहां से यहां तक का कितना सेकंड ले गया, 2 सेकंड टाइम ले गया। 2 सेकंड में कितनी दूरी दे रखी है सरकार ने इसकी, x2 दे रखी है, माना A2 पॉइंट पर आ गया। फिर क्या हो जाता है, यहां आ जाता है A3 पॉइंट पर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, x3 दे रखी है, और टाइम कितना ले जाता है यहां से यहां तक का, गुरुजी 3 सेकंड। तो पहला सेकंड A1, दूसरा सेकंड A2, तीसरा सेकंड A3। 3 सेकंड में आ जाता है A3 पर, पहले की डिस्टेंस x1, दूसरे की डिस्टेंस x2, तीसरे की डिस्टेंस x3। अब आप देखिएगा, इन SHM वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि जब केंद्र से A से O की ओर मोशन होती है तो x का मान ऐसे दिया जाता है, A cos √μ × t। बोलो किसी को समस्या हो तो, क्या है, A से O की ओर मोशन है, A से O की ओर मोशन में x का मान A cos √μ t। जब O से A की ओर होती तो साइन ले लेते, क्या ले लेते, साइन ले लेते, बताया था आपको। वैन जब गुरुजी t का मान 1 है, सेकंड है, तो x का मान कितना है, x1। x का मान कितना है, x1 है, बाई 1 से क्या किया, x की जगह x1 A cos √μ 1 आ गया। ये डैश 1 को गुणा कर दो तो एक ही बात है, तो √μ ही लिख लेता हूं, क्यों खाम में कैलकुलेशन टफ करना। नंबर 2, अच्छा, जब t का गुरुदेव मान 2 सेकंड है तो x का मान कितना होगा, x2 होगा, देन y1 फिर देख लीजिएगा, x की जगह कौन आ जाएगा, x2 आ जाएगा, A cos √μ × t की जगह 2, दैट्स वी टेकन एज नंबर 3। और व्हेन जब t का मान 3 सेकंड है तो x का मान कितना है, x3 है, x का मान कितना है, x3, देन x की जगह क्या रख दो, x3 A cos √μ × 3, दैट्स वी टेकन एज नंबर 4। और अब जो आपको आंसर निकालना है उसमें x1 + x3 निकालना है। देखो आप x1 + x3, तो एक बार जोड़ लेता हूं, 2 + 4, 2 बार इसको जोड़ दो, दैट मीन्स x1 + x3, तो दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, तो cos √μ प्लस में cos 3 √μ
और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको नहीं आता तो मैं यहां लिख लेता हूं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो देखो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो अगले स्टेप में ए एज इट इज फॉर्मूला फिट कर दो, 2 cos दोनों को जोड़ के 2 का भाग, फिर cos दोनों को घटाकर 2 का भाग। सही है कि नहीं है? c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 दोनों को जोड़ दो, 3 रूट 3 और रूट 3 4 रूट 3 और 4 रूट 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट म्यू। देखो एक बार 3 रूट म्यू 4 रूट म्यू, फिर 2 से भाग दे दो 2 रूट म्यू, फिर इसमें से इसको घटा दो, c माइनस डी है ना तो चाहे d माइनस सी कर लो, cos तो खा जाता है माइनस को। 3 रूट म्यू से रूट में से 2 रूट म्यू और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ गया ये रूट म्यू। सो फाइनल गुरुजी आंसर कितना आ रहा है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2a cos 2 रूट म्यू और cos अंडर रूट म्यू गिविंग नंबर 5। अब एक और देखो सर, आपको जो प्रूव करना है ना उसमें नीचे 2x2 से भाग दे रखा है तो अपन तो x2 से भाग दे लेते हैं, 2x2 वगैरह से नहीं, x2 से भाग दे लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मिटा लेते हैं अपन पूरी चीज को, जहां जरूरत होगी वहां अपन अटकेंगे। ये तो फालतू की, अब तो अपन ने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है चलिए, अब सवाल की सेटिंग को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, 3 में नहीं 5 में डिवाइड मार देता हूं 3 का, 5 में डिवाइड मार दो 3 का, फिर देखो क्या आ रहा है, x1 आ रहा है, x3 आ रहा है, नीचे x2 आ रहा है, 2a cos 2 रूट म्यू और कितना आ जाएगा cos रूट म्यू, और नीचे किससे डिवाइड कर रहे हो, इससे, तो a cos 2 रूट म्यू। और गुरुदेव ये अपनी सेवाएं समाप्त कर देंगे। 2 को अब इधर ले आओ, सो cos रूट म्यू का मान कितना आ रहा है, x1 प्लस x3 भाई 2x2। ठीक है कि नहीं है? अब आप देखिएगा फिर आवर्तकाल का मान यहां क्या होगा, आप जानते हो कि t बराबर, इसको देखो t बराबर क्या होता है 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू होता है, ये निकालना है। अगर मैं रूट म्यू को थीटा ले लूं, इफ वी टेक रूट म्यू इक्वल टू कुछ क्वांटिटी मान लू थीटा, देन t का मान कितना हो जाएगा 2 पाई बाई थीटा, तथा थीटा कैसे दिया जाएगा, मतलब रूट म्यू कैसे दिया जाएगा, cos रूट म्यू की जगह थीटा, x1 प्लस x3 बाई 2x2। ये आंसर क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि टाइम पीरियड 2 पाई बाई थीटा होगा, और थीटा किस तरीके से दिया जाएगा, cos थीटा बराबर x1 प्लस x3 बाई 2x2। तो वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, SHM कर रहे हो और अनसोल्ड नंबर ये नहीं किया तो आप यकीन मानिए मात खा जाओगे एग्जाम में, तो ये आपको करना है। बाकी अब इसके 3 से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं जिन्हें अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। मेहनत आप लोग पूरी करें। ओके, थैंक यू।